नमस्ते बिहार और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बिहार में गांव की सरकार बनाने के लिए 11 चरणों में मतदान होगा। 24 सितंबर से 12 दिसंबर तक चलने वाले पंचायत चुनाव की अधिसूचना आज राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कर दी गई। इसके साथ ही प्रदेश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। ऐसा पहली बार होगा जब बिहार के पंचायत चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। 6 पदों के लिए होने वाले इस चुनाव में 6 करोड़ 38 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बिहार में कुल 11 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। 24 सितंबर से 12 दिसंबर तक होने वाले पंचायत चुनाव में 6 करोड़ से अधिक मतदाता 10 लाख से भी ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। हर जिला एक साथ चुनाव में जाएंगे और एक फेज, जैसा मैंने बताया कि जो बाढ़ प्रभावित जिले हैं वो एक फेज बाद से शुरू होंगे और सभी जिलों के कुछ प्रखंड जाएंगे। 8072 मुखिया के पदों के लिए चुनाव होंगे। 9.28 करोड़ हमारी जो रूरल पॉपुलेशन है उसमें से 6.38 करोड़ हमारे वोटर्स हैं, इलेक्टर्स हैं। और जैसे कि मतदान केंद्र हमने बताया कुल 1,13,891 मतदान केंद्र। तो गांव की सरकार बनाने के लिए कुल 11 चरणों में होने वाले बिहार पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया जा रहा है। 4 पदों के लिए ईवीएम जबकि 2 पदों के लिए बैलेट बॉक्स से मतदान कराया जाएगा। मुखिया सहित 6 पदों के लिए पंचायत चुनाव होंगे जिसमें कुल 8072 मुखिया के पदों का चुनाव किया जाएगा। 6 करोड़ 38 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कुल मतदान केंद्रों की संख्या 1,13,891 है, जबकि 7 प्रखंडों में 2 चरण और बाकी सभी प्रखंडों में 1 चरण में पंचायत चुनाव होंगे। कुल 2,55,022 पदों के लिए पंचायत चुनाव होगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही बिहार में आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुकी है, जिसके चलते अब किसी भी नई योजना की शुरुआत नहीं हो सकेगी, जबकि पुरानी योजनाएं जारी रहेंगी। प्रत्याशी बुधवार से 6 अलग अलग पदों के लिए नामांकन दाखिल कर सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बिहार वासियों को कई तोहफे देने जा रहे हैं। गांधी मैदान कारगिल चौराहे से एनआईटी तक बनने वाले पटना के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का वर्चुअल तरीके से शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। पटना में डबल डेकर के निर्माण के बाद अशोक राजपथ पर लगने वाले भीषण जाम से लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। फ्लाईओवर के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 4 स्टेट हाईवे का भी उद्घाटन करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाले इस लोकार्पण समारोह की तैयारी बिहार राज्य पथ विकास निगम ने कर ली है। वहीं देखिए, भागलपुर में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्चुअल माध्यम से सड़क का उद्घाटन करेंगे, जिसमें पहली सड़क अकबर नगर से अमरपुर को जोड़ेगी, तो वहीं दूसरी सड़क भागलपुर के घोघा से बांका के पंजवारा को जोड़ेगी। इस सड़क के बन जाने से राहगीरों के सफर आसान हो जाएगी, साथ ही समय की बचत भी होगी। मधेपुरा की बिहारीगंज बाईपास का आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकार्पण करेंगे। इसे लेकर रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के अधिकारी पूरी तरह से तैयारी में जुट गए हैं। लगभग 4.50 किलोमीटर लंबे इस सड़क का निर्माण SH 91 के पार्ट के रूप में किया गया है, जिसकी लागत 64 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बाईपास सड़क के निर्माण से मधेपुरा के दोनों अनुमंडल की जनता को काफी फायदा मिलेगा। यह सड़क बिहारीगंज मुख्य बाजार की जाम की समस्या से भी लोगों को राहत देने का काम करेगा। और इसी बीच नवादा से एक बड़ी खबर, बुखार से एक और बच्चे की मौत हो गई है। 3 दिनों से सदर अस्पताल में बच्चे का इलाज चल रहा था। आपको बता दें, बुखार से एक और बच्ची की मौत हुई। 3 दिनों से सदर अस्पताल में बच्ची का इलाज हो रहा था। घर के 3 और सदस्य का इलाज फिलहाल जारी है।
और आपको बता दें कि अब तक 5 लोगों की मौत हुई है। एक ही परिवार के 5 ये सदस्य बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हुई। 4 बच्चे और एक महिला इसमें शामिल हैं। मृतकों में गोविंदपुर के बाराटांड गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। नवादा में बुखार और टाइफाइड से मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अगर बात करें मंगलवार को, तो मंगलवार को फिर एक बच्ची के इलाज के दौरान मौत हो गई। अब तक इस परिवार के कुल 5 लोगों की इसी रोग से मौत हुई है, जिसमें 4 बच्चियां और एक महिला शामिल हैं। मौतों को लेकर जिला प्रशासन ने परिवार के सभी सदस्यों का कोरोना की जांच कराया, लेकिन मगर सभी नेगेटिव पाए गए। बाद इस नथनी गुजर गया और उसके बाद दिखाया नहीं सकला, तो फिर बेटी उनको गुजर गया। उसके बाद फिर एगो नथनी गुजर गया, फिर एगो नथनी गुजर गया, उसके बाद फिर एगो समझ बेटी गुजर गया। और फोन लाइन पर अनिल विशाल जुड़ गए हैं। अनिल, क्या वजह बताई जा रही है? 5 लोगों की मौत हो जाती है, एक ही परिवार के 5 लोग हैं। क्या वजह बताई जा रही है? किस तरह का बुखार है ये? क्या डॉक्टरों की तरफ से कोई जानकारी मिल पाई है अभी? जी देखिए, जब शुरुआती दौर में जो 3 बच्चे की जब मौत हुई थी, उसमें मेडिकल की टीम प्रभावित गांव गई थी बाराटांड में। तो वहां डॉक्टरों ने यह सभी को सदर अस्पताल लाया था। जो बाकी जो इलाजरत व्यक्ति थे, उनमें जांच के दौरान यही पता चला था कि उनमें हेमोग्लोबिन की भारी कमी थी और टाइफाइड के साथ साथ सीजनल बुखार उन लोगों में ऑब्जर्व किया गया था। इसको लेके एक गंभीर महिला को पावापुरी विम्स में भी रेफर किया गया था, मगर उसकी वहां मौत हो गई थी। इसके बाद से परिवार के जितने भी सदस्य भर्ती हुए थे, उन सभी में एक ही लक्षण पाए गए थे, वो टाइफाइड और सीजनल बुखार के थे, जिसके कारण हालांकि समय पे सभी लोगों को इलाज मिला है। घर के कई सदस्य जो है सदर अस्पताल और अपने घर में ही ठीक हुए हैं, मगर इस दौरान कुछ लोगों की मौत अस्पताल में ही हो जाती है, जिससे यह अभी भी रहस्य बरकरार है कि आखिर एक ही परिवार में अलग अलग दिनों में कुल 5 लोगों की मौत कैसे हो जाती है। हालांकि मेडिकल टीम एहतियातन वहां पे सभी लोगों का कोरोना जांच भी कराया था, मगर सभी वो लोग नेगेटिव पाए गए थे। तो ऐसे में डॉक्टर के लिए भी यह चुनौती है कि आखिर एक ही परिवार के और भी कोई लोग अभी बीमार बताए जा रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए अभी 3 लोग जो है तो अभी सदर अस्पताल में भर्ती हैं, जिसमें तीनों बच्चियां ही हैं और उनका इलाज चल रहा है। अब तक रामविलास राजवंशी के कुल 3 बेटी और 1 पत्नी और 1 उनकी भाभी की मौत हो चुकी है। जी चलिए अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। उन्होंने रेल मंत्री से मगध क्षेत्र में नई रेल लाइन की मांग की है। मांझी ने गया, शेरघाटी, इमामगंज, डुमरिया होते हुए डाल्टनगंज या चतरा तक रेलवे लाइन शुरू करने की मांग की है। साथ ही नालंदा के इस्लामपुर से खिजरसराय होते हुए गया के मानपुर तक रेलवे परियोजना की मंजूरी की मांग की है। बिहार में और खास करके मगध में और जो हम लोगों का क्षेत्र है, उन जगहों में रेलवे लाइन की बहुत कमी है या कुछ है ही नहीं है। और खास करके गया से झारखंड का लिंक जो डाल्टनगंज होकर के जा सकता है नहीं है, करके डाल्टनगंज चतरा होते हुए। और दूसरा हमारे खिजरसराय प्रखंड में जहां हमारा गांव है, तो इस्लामपुर से गया का कोई कनेक्शन रेलवे से नहीं है और बीच में किसान की पट्टी है। किसान खेतीबाड़ी होती है, उन लोगों को माल उल ले जाने में लाने में दिक्कत होती है, इसलिए इस्लामपुर नालंदा में पड़ता है, वहाँ से मानपुर तक के रेलवे लाइन हो। ये 2 प्रोजेक्ट के लिए हम आज इनसे रेलवे मंत्री से मिल रहे हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस ने हाजीपुर में जल्द बड़ी फैक्ट्री शुरू करने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए खाद्य प्रसंस्करण विभाग हाजीपुर में बड़े पैमाने पर सर्वे करा रहा है। फैक्ट्री खुलने के बाद बड़े पैमाने पर स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने का भी भरोसा दिया गया है। बिजनेस के प्रति उतने जागरूक नहीं है, लेकिन अब चूंकि मैं बिहार से आया हूँ, मेरा जन्मभूमि बिहार है, कर्मभूमि हाजीपुर है और प्रधानमंत्री जी की विशेष कृपा हुई कि विभाग मुझको सौंपा गया है, तो मैं पूरी ईमानदारी से पूरी लगन से मैं इस विभाग को मैं आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा और
अधिक से अधिक लोगों को हम बेरोजगार जो लोग हैं उनको हम रोजगार दिलाने का प्रयास करेंगे। और उत्तर बिहार खास करके हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी जो इलाका है, हाजीपुर में इसका बहुत बड़ा स्कोप है। ज़रूरत पड़ने हम सर्वे करा रहे हैं। सर्वे कराने के बाद 2 महीना 4 महीना के बाद मैं निश्चित रूप से एक बड़ा फैक्ट्री हाजीपुर में लगवाऊंगा। और इसी बीच कैमूर से एक बड़ी खबर। कैमूर में 3 लोगों की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। पत्नी समेत 2 बच्चों की काटकर हत्या कर दी गई है। पति पर ही धारदार हथियार से काटने का आरोप लगा है। भभुआ के सोनडेहरा गांव में इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। तो कैमूर से एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पत्नी समेत 2 बच्चों की काटकर हत्या कर दी गई। और प्रमोद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रमोद, हत्या के पीछे की क्या वजह बताई जा रही है? क्या पति पत्नी में कोई विवाद चल रहा था? जी देखिए, बता दें कि अभी घटना के कारण का पता नहीं चल रहा है, लेकिन घटना स्थल पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है और तलाश जारी है कि मैंने पत्नी पति का से विवाद था या और कोई कारण था। लेकिन मामला यही है कि किस कारण जो है पति ने पत्नी, और भी गर्भवती पत्नी थी, बच्चा होने वाला था और 7 साल 6 साल 8 साल के बच्चा और बच्ची थी और धारदार हथियार से तीनों को काट दिया है। अब काटने के पीछे अब क्या कारण है, पुलिस मौके पर पहुंच गई है, लेकिन ये बहुत बड़ा बर्दाश्त घटना का अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस पहुंचकर और जांच में जुटी हुई है। जी चलिए प्रमोद, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। बिहार कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष मदन मोहन झा का कार्यकाल अगले महीने खत्म हो रहा है। ऐसे में पार्टी ने नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश तेज कर दी है। जातीय समीकरण के साथ ही ऐसे नेता का नाम पर चर्चा हो रही है जो सर्वमान्य हो। वैसे बिहार के नए पार्टी चीफ के पद के लिए कई नाम रेस में शामिल हैं। बिहार कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में ये सवाल तेज हो चला है कि पार्टी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा का कार्यकाल अगले महीने खत्म हो रहा है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो पार्टी नेतृत्व ऐसे चेहरे की तलाश में है जो न केवल पार्टी में सबको एकजुट रख सके बल्कि सर्वमान्य भी हो। जातीय समीकरण को साधने की कोशिश भी की जा रही है। कांग्रेस की स्थिति राजद से अलग होकर चुनाव लड़ने की नहीं है। ऐसे में पार्टी की ओर से कोशिश है कि अगला अध्यक्ष जो भी हो उनके संबंध राजद से बेहतर हो। सूत्रों की माने तो बिहार कांग्रेस के नए अध्यक्ष की रेस में कई नेताओं का नाम चल रहा है। इनमें विधायक शकील अहमद खान, विधायक राजेश राम या कोई अन्य दलित चेहरा, एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा या फिर सांसद अखिलेश सिंह शामिल है। हालांकि कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा भी अध्यक्ष पद की रेस में चुनौती बन सकते हैं। इस मुद्दे पर पार्टी के नेता खुलकर तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन सियासी विश्लेषकों की माने तो बिहार कांग्रेस से कोई चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है। बड़ी राजनीतिक पार्टी है, बहुत से लोग हमारे साथ हैं, तो चर्चा में तो नाम होंगे ही ना। ये तो कांग्रेस की यही तो खूबसूरती है कि हम सब साथ बैठ करके डिसीजन लेते हैं। लेकिन अभी आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेगी। में वह भूमिहार और ब्राह्मण, यही 2 कास्ट है वो जो कि इस पर दाव खेलेगा, वो कांग्रेस खेलना चाहेगी वो चुनाव में। हमको हमारी समझ से लगता है कि अखिलेश सिंह और प्रेमचंद मिश्रा, ये 2-3 जो नाम है उसी में दाव। हालांकि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर दूसरे दलों के नेता कुछ खास तवज्जो नहीं दे रहे और इसे पार्टी का अंदरूनी मसला बता रहे हैं। लेकिन कितना भी बदलाव कांग्रेस कर ले कोई फायदा नहीं होना है। बिहार के अंदर में कांग्रेस को खड़ा होना है तो किसी के कंधे और किसी की बैसाखी के सहारे ही। कांग्रेस पार्टी में कोई बन जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार की राजनीति में कांग्रेस पार्टी एक पारिवारिक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जिसकी पहचान बन चुकी है, ऐसे दूसरे पॉलिटिकल फैमिली में अमर लत्ती की तरह है। वैसे बिहार कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर अंतिम फैसला पार्टी आलाकमान को करना है। देखना होगा पार्टी नेताओं से आलाकमान की रायशुमारी, बिहार प्रभारी की रिपोर्ट या फिर आलाकमान तक नेताओं की परेड में कौन सा एक नाम निकलकर सामने आता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।
बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने दिल्ली में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस अध्यक्ष के साथ पूरी कमेटी को बननी है। सभी को मिलकर बिहार में कांग्रेस को मजबूत करना प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये राहुल गांधी और बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरणदास को तय करना है। कैसे हम लोग मजबूती से कांग्रेस को वहां जीत पाए सीट, उसकी थोड़ी बहुत चर्चा हुई है और संगठन में जो बदलाव होनी है वो होने के बाद हम लोग बिहार में कांग्रेस को पूरा मजबूत करेंगे। उन्हीं सब बातों पे चर्चा हुई है। कोई खास ऐसा कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, बट बिहार कैसे मजबूत हो उसके बारे में हम लोग बात की है। एज ए सीएलपी लीडर आई हैव टॉक्ड विद हिम एंड उन्होंने बोला ओके आई विल सी दैट। देश अध्यक्ष बनना है, पूरी कमेटी बननी है और आदरणीय राहुल गांधी जी को तय करना है और हमारे प्रभारी है भगत चरणदास वो लोग मिलजुल के तय करेंगे और जो भी बनेगा उसको सब लोग मिलजुल के बिहार में कांग्रेस को मजबूत करेंगे। और खबर बेतिया अनुमंडल क्षेत्र से, जहां किसानों की अप्रत्याशित भीड़ चनपटिया स्थित बिस्कोमान में यूरिया खाद लेने के लिए पहुंची। लोग घंटों कतार में खड़े होकर खाद मिलने का इंतजार करते दिखे। इतना ही नहीं, भीड़ अधिक होने के कारण लोगों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिसके बाद यूरिया वितरण का काम रोक दिया गया, जिससे आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल काटा। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए। आज देश ही नहीं पूरी दुनिया के सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है कार्डियक प्रॉब्लम्स। लेकिन रजत जैन जैसे कुछ असाधारण लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कार्डियक प्रॉब्लम्स को लेकर लोगों के दर्द को न सिर्फ समझा बल्कि उसे दूर करने के लिए अपने काबिले तारीफ योगदान भी दिया। आइए देखते हैं उनकी कहानी। नहीं, पूरी दुनिया के लिए कार्डियक प्रॉब्लम्स बड़ी चुनौती हैं। रजत जैन जैसे कुछ असाधारण लोग ऐसे भी हैं जो कार्डियक प्रॉब्लम्स को लेकर लोगों के दर्द को सिर्फ समझते नहीं हैं बल्कि उसे दूर करने के लिए काम भी कर रहे हैं। हर 33 सेकंड में एक आदमी की डेथ हार्ट अटैक से हो रही है इस देश में। 3.5 साल हम लोगों ने सिर्फ इसी चीज में लगाया कि कैसे जस्ट एक यूजेबल और ट्रस्टवर्दी प्रोडक्ट बना सके। रजत जैन की जिंदगी हर इंसान के लिए प्रेरणा है। ये सिखाती है जीतेंगे हम जब इरादों में हो दम। लॉटोलैंड प्रेजेंस, जीतेंगे हम। राजस्थान के शहरों, कस्बों और गांव की गलियों में घूमते हुए आपको पुरानी हवेलियों और घरों के ऊपर बारिश के पानी को इकट्ठा करने के टैंक देखने को मिल जाएंगे। ये सदियों पुरानी व्यवस्था पानी को बचाने के बहुत से सिस्टम में से एक है। ये बहुत ही प्रभावी और ज़रूरी तरीके हैं जिन्हें अब भुला दिया गया है, क्योंकि घरों में ज़रूरत के लिए नल का पानी मुहैया कराया जाता है। सच तो ये है कि अगर ये टैंक इस्तेमाल में बने रहते तो ये आत्मनिर्भरता का एक सटीक मॉडल बन सकते हैं। राजस्थान के ऊर्जा मंत्रालय की मिशन पानी पर हमारी आपसे खास अपील है। देखें मिशन पानी की एक खास रिपोर्ट। हमको बचानी है ये जिंदगानी। जो हमारे पुराने जमाने में प्रत्येक घर में जल कुंड होते थे, हर शहर में तालाब, पोखर, बावड़ी, कुएं, ये मतलब क्या है होते थे और बरसात से वो एक तरह से भर जाते थे। तो सबसे पहले तो शहरों के आसपास जितने भी तालाब, बावड़ी बने हुए हैं उनके आगोरों को संरक्षित करने की आवश्यकता है। उनका जो कैचमेंट एरिया है उस कैचमेंट के एरिया को हमको बचाना है ताकि उन आगोरों से वो तालाब और पोखर और बावड़ी भरे जा सके। और जो बिल्कुल आबादी के बीच में आ गए हैं उनमें आसपास की छतों से जोड़कर उनको भरने की आवश्यकता है। 1-2 बरसात में ही, हालांकि बरसात औसत बरसात हमारे इधर कम है डेजर्ट में, लेकिन इसके बावजूद भी पहली दूसरी बरसात में हमारा जल कुंड भर जाता है और वो पूरे साल भर 15 व्यक्तियों के परिवार के लिए नहाने में, खाने में, पूजा में, सब में काम आता है। तो ऐसे जल कुंड राजस्थान में ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम DDP प्रोग्राम के अंतर्गत बनाए गए थे। आज लाखों की संख्या में जल कुंड राजस्थान में आपको खेत खेत में मिलेंगे। और शहरों में भी आपने देखा होगा कि प्राय जो पुराने घर हैं उनमें आज भी छत का पानी जो है उनके घर के टांकों में, घर की जल कुंड में आता है और वो सुरक्षित रहता है। तो
तो इनको बचाने की आवश्यकता है। आजकल जैसे घर घर जल के कनेक्शंस हुए हैं, इस तरफ ध्यान देना बंद कर दिया है। तो मैं आम जनता से अपील करता हूँ कि वे अपने पुराने जल कुंडों को, बावड़ियों को, पोखरों को, तालाबों को, इनकी आगोरों को बचा के रखें और उनको संरक्षित, सुरक्षित और इस विरासत को संजोए रखें। स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।